नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोग का फिर से स्वागत है। अपनी एनसीईआरटी सिलेबस की इवनिंग की जो 11th क्लास की जो अपनी लाइव क्लास चलती है उसमें अपन फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था भौतिक जगत, इस भौतिक जगत में अपन ने प्रकृति के मूल बलों के बारे में अपन ने देखा था। टोटल अपने 4 प्रकृति के मूल बल हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल है, दूसरा आप लोगों के पास में विद्युत चुंबकीय बल है, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा आप लोगों के दुर्बल नाभिकीय बल। अपन ने यहाँ 3 बल ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। पहला आप लोगों के पास में जो आप गुरुत्वाकर्षण बल है उसको अपन ने देख लिया, विद्युत चुंबकीय बल है उसको अपन ने क्लियर कर लिया, आप लोगों के फिर प्रबल नाभिकीय बल है उसको अपन ने क्लियर कर लिया। चौथा आप लोगों के पास में पॉइंट है दुर्बल नाभिकीय बल। चौथा देख लेते हैं अपन, दुर्बल नाभिकीय बल। देखो है नाभिकीय बल, है नाभिकीय बल के समान। क्यों? क्योंकि इसकी जो परास होती है वो नाभिकीय बल के लगभग इक्वल होती है। उसकी जो कोटि होती है वो नाभिकीय बल की कोटि के अनुरूप होती है, इसलिए अपन इसको नाभिकीय बल ही कहते हैं। लेकिन होता है ये दुर्बल। दुर्बल जो शब्द आप लोग के मैंने आप लोग को बताया, प्रबल का होता है शक्तिशाली, दुर्बल का होता है कमजोर। ठीक है, अब अपन यहाँ देखते हैं नाभिकीय बल। हम लोगों ने पढ़ा है रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो पदार्थ होते हैं जिनमें रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं। अपन बोल सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये क्षय होते हैं, ये उत्सर्जित होते हैं। जिसमें अल्फा कण निकलता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं अल्फा क्षय। जिसमें बीटा कण निकलता है उसको अपन कहते हैं बीटा क्षय। और गामा जो है ये किरण होती है। गामा क्या है? किरण है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के यहाँ बीटा क्षय की। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के रेडियो एक्टिवता के गुण में हम लोग देखते हैं कि कोई यदि बीटा क्षय हो रहा है या अपन देखते हैं कि बीटा कण निकलता है, अपन यहाँ लिख लेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा क्षय होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा क्षय होता है, तो क्या होगा बताओ? बीटा क्षय होगा तो यदि बीटा क्षय होता है तो बीटा क्षय होने के समय होता है तो आप लोगों के पास में एक इलेक्ट्रॉन व एक आप लोगों के पॉजिट्रॉन होता है जिसका आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। यहाँ आप लोगों के पास में जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन यहाँ उत्सर्जित होते हैं, तो इनके मध्य जो बल कार्य करता है, यहाँ जो बल कार्य करता है उस बल को अपन बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। देखो दुर्बल शब्द आते ही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नाभिकीय बल है ये उस प्रबल नाभिकीय बल से बहुत कमज़ोर होता है। यहाँ कमज़ोर होने की वजह से इसका नाम दुर्बल नाभिकीय बल रखा गया। और हम लोग बात करते हैं आप लोगों के इसकी प्रास की, तो इसकी जो प्रास होती है, इसकी प्रास अपन लगभग लेते हैं, कितने लेंगे? 10⁻⁻16 मीटर कोटि ही होती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये नाभिकीय बल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रास होती है वो प्रास नाभिकीय प्रबल नाभिकीय बल के अनुरूप होती है, इसलिए इसको भी नाभिकीय बल ही कहते हैं। ये उस बल से दुर्बल होता है इसलिए इसको दुर्बल नाभिकीय बल, और उस बल को तो तीसरे नंबर पे आप लोग क्या आया था उसको प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ये जो आप लोग के पास में दुर्बल नाभिकीय बल होता है, इस दुर्बल नाभिकीय बल की हम लोग तुलना करते हैं अन्य बलों से। सबसे पहला आप लोग के पास में है, अन्य बलों से इसकी तुलना देखते हैं तो सबसे पहला अपन बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल आता है। गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? ये प्रबल होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल से कैसा होता है? ये प्रबल, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से शक्तिशाली होता है। फिर अपन बात करते हैं
तो नंबर 2 पे आप लोगों के पास में आता है विद्युत चुंबकीय बल, और दूसरा है ये, इसी का दूसरा आता है परबल नाभिकीय बल। दोनों की यदि अपन बात करें तो दोनों आप लोगों के दुर्बल होते हैं, मतलब दोनों बलों से ये वाला बल कैसा होता है, दुर्बल होता है। याद रख लेना, दुर्बल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल से कैसा होता है, दुर्बल होता है, और ये प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। यह आप लोगों की स्थिति बन गई। एक बार फिर रिपीट कर दूं, इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के, बहुत अच्छा है। जो आप लोगों के पास में दुर्बल नाभिकीय बल है, जो आप लोगों के पास में दुर्बल नाभिकीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है, और दुर्बल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में कैसा होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो अपने पास में 2 शब्द और आते हैं इसमें, उनको और देख लेते हैं। एक आता है आप लोगों के एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों के पास में एक शब्द आता है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है हमारे समाज में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं सामाजिक घटनाएं। सामाजिक घटनाओं को, अब ये जितनी भी अपने समाज में होने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को, उन सभी सामाजिक घटनाओं को भौतिकी या भौतिक विज्ञान के नियमों तथा परिकल्पनाओं के द्वारा समझाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। एकीकरण का मतलब होता है समाज में होने वाली घटनाओं को हम लोग यदि भौतिक विज्ञान के नियमों के द्वारा, भौतिक विज्ञान की परिकल्पनाओं के द्वारा, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा, भौतिक विज्ञान के तथ्यों के द्वारा, भौतिक विज्ञान के कथनों के द्वारा हम लोग यदि इन घटनाओं को समझा सकते हैं या समझाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, एकीकरण। और फिर अपन यदि चलें तो आप लोग के पास में दूसरा शब्द और आता है जिसको कहते हैं न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब होता है न्यूनतम मान निकालना। हमारे पास में यदि, जैसे अपन देख लेते हैं कि अपने पास में कोई एक क्षेत्र है, सुबह अपन खाना खाते हैं, सुबह खाओ या शाम का खाओ, कभी भी खाओ, अपन खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो अपना जितना भी भोजन है उसके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को अपन चबाते हैं। उन टुकड़ों को अपन बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूनतम मान, अल्पांश बोल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों के पास में जो भी भाग है, जो भी आप लोगों के पास में पदार्थ या जो क्षेत्र ले रखा है, उस क्षेत्र के छोटे छोटे हम लोग टुकड़े करते हैं और इन टुकड़ों को हम लोग कहते हैं अल्पांश, मतलब अल्प अंश। और इन अल्पांशों के द्वारा इस पूरे क्षेत्र का, पूरे भाग का मान निकालना ही क्या कहलाता है, न्यूनीकरण। मतलब मान निकालने की क्रिया या इसको सोल्व करने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं न्यूनीकरण। ठीक है, फिर आगे अपन चलते हैं। तो आप लोगों के इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है संरक्षण के नियम। अपने पास में अगला पॉइंट आता है संरक्षण के नियम। संरक्षण के नियम, और संरक्षण के नियमों में हम लोग देखते हैं आप लोगों के पास में जो कंजर्वेशन लॉ है उनकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहला आता है आप लोगों के पास में ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहला अपन पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम
देखो पहला ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो नियम क्या कहता है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन ने यदि पीछे 10th क्लास में पढ़ा हो तो, वैसे आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो तो 10th क्लास में अपने पास में आया था कि ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न होती है, जो आप लोग के पास में ऊर्जा होती है ये ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ये ऊर्जा उत्पन्न भी नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती। फिर क्या किया जाता है इस ऊर्जा का, इस ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ना कि ऊर्जा कभी नष्ट होती है। ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न की जाती है और ना ही कभी नष्ट होती है। प्रकृति की जितनी भी ऊर्जा है, हमारे ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, मतलब इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। ये वाला मान है ये कभी भी नहीं बदलता, मतलब ऊर्जा कभी नहीं बदलती, नियत रहती है। ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न होती है ना कभी नष्ट होती है। यदि अपन ये कहें कि ऊर्जा को हम लोग यहाँ नष्ट कर सकते हैं तो ऐसा असंभव है। ऊर्जा उत्पन्न भी नहीं होती तो नष्ट भी नहीं होती। फिर क्या होता है, ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तित करते हैं, देखो अपन बात कर रहे हैं आप लोगों के पास में जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम लोग कार्य के रूप में, आप लोग के अनेक प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा होगी, स्थिर ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों को आप लोग क्या कहते हो, दोनों को यांत्रिक ऊर्जा कहते हो। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो आप लोग के अनेक प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं, उन ऊर्जाओं को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में, यहाँ तक कि आप लोग के पास में कार्य है, कार्य को भी हम लोग ऊर्जा से ही प्राप्त करते हैं, मतलब ऊर्जा का ही रूप है कार्य। और आप लोगों के पास में ऊष्मा होती है, ये भी आप लोगों के ऊर्जा का ही रूप है। तो जितनी भी आप लोगों के पास में ऊर्जाएं होती हैं, ये सब ऊर्जाएं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ना ही कि कभी उत्पन्न होती है और ना ही कभी नष्ट होती है। तो इस प्रकार के जो ऊर्जा का जो मान होता है वो नियत होता है, जिसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं, इसी में कंटिन्यू। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान के मान में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो हम लोग उस नियम को, मतलब द्रव्यमान का मान किसी भी, यदि हम लोग पिंड की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की बात करें तो उस वस्तु का द्रव्यमान है वो हमेशा नियत रहता है, उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग उसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। और जो आप लोगों के पास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम से और आप लोगों के ऊर्जा संरक्षण के नियम से, इन दोनों के द्वारा हमारे पास में एक तीसरा नियम और बनाया गया है संरक्षण का नियम। चलो उसको देखते हैं। तीसरा आप लोगों के पास में तीसरा आता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम की यदि अपन बात करें तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, यह नियम आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, इनका मान नियत बना रहता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान का मान भी नियत रहता है। आप लोगों ने ये पढ़ा अभी कि आप लोगों की ऊर्जा का मान भी नियत रहता है। ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न होती है ना ही कभी नष्ट होती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अपन एक अपने ऊपर उदाहरण ले लेते हैं। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन के रूप में हमें कैलोरीज मिलती
मिलती है। इस कैलोरीज का हम लोग क्या करते हैं, कुछ भाग तो जितना अपन कार्य करते हैं वो कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, हमारे कार्य के रूप में प्राप्त हो जाता है। शेष बची हुई जो ऊर्जा होती है वो हमारे वसा के रूप में, चर्बी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये चर्बी क्या है आप लोग की, वसा क्या है, द्रव्यमान है। जब हम लोग ये कहते हैं कि भाई मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मतलब खाना नहीं खाते हैं, ऐसी यदि स्थिति बन जाती है तो यही अपनी जो वसा है वो धीरे धीरे ग्लूकोज वगैरह में टूटती रहती है और जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। पहले ऊर्जा द्रव्यमान के रूप में, फैट के रूप में संरक्षित हुई, पहले फैट के रूप में संरक्षित हुई, फिर जब भोजन नहीं करते हैं और ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही फैट टूटकर आप लोगों की ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, जो आप लोगों के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यह आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया और उन्होंने एक समीकरण दिया E बराबर mc², जिसमें E ऊर्जा है और m प्रकाश, इसका जो भी पिंड या पदार्थ ले रहे हैं उसका द्रव्यमान है और यह है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, चलो फिर अपन आगे बात करते हैं। तो आप लोग के पास में अगला चौथा पॉइंट क्या आता है, देखो संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम आता है चौथा पॉइंट। देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं अपन संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अपने पास में हम लोग आगे पढ़ेंगे गति के जो नियम आएंगे उसमें सेकंड नियम में अपन पढ़ेंगे कि यदि हमारे किसी पिंड पर बाह्य बल का मान 0 होता है, बाह्य बल अनुपस्थित होता है हो तो संवेग का मान संरक्षित रहता है, हो तो संवेग का मान संरक्षित रहता है और इसीलिए हम लोग इसी संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि हम लोग किसी पिंड की बात करें, किसी वस्तु के या किसी अपने कोई भी अपन द्रव्यमान लेते हैं, उस द्रव्यमान की बात करें तो उस पर हम लोग यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो उसमें गति नहीं होगी, क्योंकि अपन यहाँ एक नियम पढ़ेंगे, गति के नियम, जड़त्व का नियम, उन सब में अपन पढ़ेंगे आप लोगों के संवेग संरक्षण का नियम। अपने यहाँ बेसिक पढ़ रहे हैं, ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं, आगे अपने डिटेल से प्रत्येक पॉइंट आएगा। पाँचवा पॉइंट अपना क्या कहता है, आवेश संरक्षण का नियम। क्या है, चौथा पॉइंट है आवेश संरक्षण का नियम। देखो आवेश का मान, जिस प्रकार से आप लोगों ने संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से आवेश का मान संरक्षित रहता है, आवेश का मान नियत रहता है। जैसे हम लोग दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं, अपन ने पहले पढ़ा है कि दो वस्तुओं को यदि हम लोग आपस में रगड़ते हैं या कंघी को हम लोग बालों से रगड़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब दोनों को रगड़ते हैं तो घर्षण की क्रिया होती है, दोनों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक पर प्लस आवेश होता है तो दूसरे पर माइनस आवेश होता है, दोनों का परिमाण समान होता है, दोनों का मात्रात्मक मान समान होता है। इसलिए हम यहाँ जो निकाय होगा वो उदासीन अवस्था में होगा। हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में आएगा ये, यहाँ अपने ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो हम लोग जैसे थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को, एक अपन एक निकाय लेते हैं, उस निकाय में एक तो ले रहा हूँ मैं कांच और एक लेता हूँ मैं रेशम। कांच और रेशम दोनों को जब एक दूसरे में घर्षण करवाते हैं, एक दूसरे के साथ घर्षण करवाते हैं, तो जब घर्षण की क्रिया होती है तो उस घर्षण की क्रिया में हम लोग देखते हैं कि कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जब धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता है तो दोनों का परिमाण पहले उदासीन अवस्था में था, ये दोनों का परिमाण क्या है, अनुपात क्या है, समान है। तो अब भी कौन सी अवस्था में है, ये उदासीन अवस्था में। तो पहले भी उदासीन था और अब भी उदासीन है, इसका मतलब आवेश का मान अपरिवर्तित रहा, आवेश का मान नियत रहा। तो इसीलिए आवेश का मान नियत होने के कारण, आवेश का मान संरक्षित होने के कारण हम लोग आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। ये इस प्रकार से आप लोगों के पास में संरक्षण के नियम कंप्लीट होते हैं। आज का वीडियो आप लोगों का इतना ही है। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
अपने जितने भी वीडियो आप लोग के आए हैं सब मोस्ट है, बेसिक है, इसलिए आप लोग इनको अवश्य देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।